हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं रविंदर सिंह और स्वागत है आपका अपने प्यारे से चैनल केमिस्ट्रीडिया पे। आज हम लेके आए हैं आपके 12th फिजिक्स के पहले चैप्टर का नेक्स्ट लेक्चर, जिसमें अपन पढ़ने वाले हैं बैल ध्रुव की निश्चित स्थिति पर बैल क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है ना। और इससे आगे फिर अपन पढ़ेंगे कि बैल ध्रुव पर लगने वाला बल युग्म का आघूर्ण। ठीक है ना। तो चलो अपन स्टार्ट कर रहे हैं इस वाले लेक्चर को। तो देखो, मैंने यहाँ पर पहले डायग्राम मैंने बना रखा है। तो देखो, निश्चित स्थिति क्या होती है कि अपना जो जो आपके ध्रुव है उसकी जो प्रभावी लंबाई है उसका लंब समद्विभाजक, इस पर कहीं पर भी कोई बिंदु होगा तो वहाँ पर होगी आपकी निश्चित स्थिति। ठीक है ना। तो मैंने यहाँ पर कोई बिंदु मान लिया है, मतलब इस जगह पे मैंने बिंदु मान लिया है जिस बिंदु की इसके सेंटर पॉइंट से दूरी है स्मॉल आर। ठीक है। तो मैंने इस वाले बिंदु को बोल दिया बी। तो यहाँ पर मेरे पास में ए है, यहाँ पर मेरे पास में बी है, यहाँ पर मेरे पास में सी है, और जो अपना बैल ध्रुव है इसका सेंटर पॉइंट पर अपना है ओ है ना। अब देखो, इससे आगे अपन क्या करें। देखो, अपने को पता है कि भाई ध्रुव की लंबाई होती है 2 है। तो भाई साहब यहाँ सेंटर पॉइंट से लेकर -q तक की दूरी हो जाएगी स्मॉल एल, और सेंटर पॉइंट से लेकर +q तक की दूरी हो जाएगी ये बी स्मॉल एल। ठीक है ना। तो भाई देखो, अपने को जब फॉर्मूला जब हम लोग लगाते हैं तो फॉर्मूला अपना क्या होता है, देखो समझ लो इसको कि भाई फॉर्मूला अब जब अपन लगा रहे होते हैं तो बिंदु आवेश के कारण बैल क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला होता है KQ/r²। ठीक है ना। ये बराबर ये वाला फॉर्मूला होता है। तो भाई मेरे को ये वाला फॉर्मूला लगाना है। तो इस वाले में अपने को जो डिस्टेंस चाहिए, अपने को आर जो चाहिए, तो वो आर क्या होती है, वो आर होती है अपने पास ना आवेश से लेकर उस बिंदु तक की दूरी। ठीक है ना। तो भाई उस बिंदु तक की दूरी का मतलब है कि इस वजह से बेटा मैंने यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी मैंने बना रखी है, मतलब लाइन मैंने खींच रखी है कि भाई अपने को इस ये वाली दूरी काम आएगी, वैसे इधर को मेरे को ये वाली दूरी काम में आएगी। ठीक है ना। तो चलो स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखो, सबसे पहला मेरा काम क्या रहेगा कि भाई सबसे पहले मैं इन दूरियों को निकालूं कि मेरे पास में ए बी की वैल्यू कितनी है या फिर बी सी की वैल्यू कितनी है। ठीक है ना। तो देखो, यहाँ पर दूरी निकालने से पहले अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो भाई ये वाला एंगल मेरे पास में कितना बन रहा है, 90 डिग्री। ठीक है। ऐसे इधर वाला ये वाला एंगल कितना बन रहा है मेरे पास में, ये भी 90 डिग्री बन रहा है। तो भाई इसको बोल दिया मैंने थीटा। ठीक है। इधर भी ये वाला एंगल क्या है तुम्हारे पास में, थीटा है। ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं देखूँ यहाँ पे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज कौन सा तुम्हारे पास में, चलो मैं ले लेता हूँ यहाँ पे AOB को, AOB से। ठीक है ना। तो भाई AOB में देखें तो भाई अपन ने फॉर्मूला पढ़ रखा है पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण स्क्वायर इक्वल्स टू आधार स्क्वायर प्लस का लंब स्क्वायर। ठीक है। तो भाई कर्ण स्क्वायर, तो कर्ण क्या है तुम्हारे पास में, AB है, तो भाई AB का स्क्वायर इक्वल्स टू आधार क्या तुम्हारे पास में L है, तो ये हो गया तुम्हारे पास में L स्क्वायर प्लस का लंब क्या है तुम्हारे पास में, लंब भाई मैंने यहाँ बना रखा R है, तो ये मेरे पास में R स्क्वायर। जैसे बेटा यहाँ से स्क्वायर जाएगा, AB जैसे अपन बनाएंगे यहाँ पे तो ये हो जाएगा अंडर रूट में, अच्छा मैं इस R को पहले लिखूँ L को बाद में, तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास में R स्क्वायर प्लस का L स्क्वायर, इस तरह से। अब भाई देखो, अगर आप यहाँ पे देखें तो भाई देखो यहाँ पर इसकी भी दूरी मतलब L है, इसकी भी दूरी L है, मतलब दोनों का आधार सेम है। उसके बाद में भाई साहब देखें तो दोनों के मतलब दो एंगल सेम दिख रहे हैं, तो इसका मतलब ये कैसे त्रिभुज है तुम्हारे पास में, मतलब क्या बोलते हैं, समबाहु त्रिभुज है। ठीक है ना। तो अगर ये समबाहु त्रिभुज बोले या फिर समरूप त्रिभुज बोल दो, समरूप त्रिभुज सही है, समरूप त्रिभुज है बिल्कुल। तो भाई इसका मतलब एक भाई अगर इनकी मतलब एक भुजाएं और दो एंगल अगर इनके समान है तो इसका मतलब एक भाई इसकी ये वाली जो भुजा है ये भी किसके समान होगी, इसके समान होगी। तो इसी प्रकार से अपन बोल रहे हैं यहाँ पे इसी प्रकार से तुम्हारे पास में जो BC है, BC भुजा की जो लंबाई बेटा वो क्या बनेगी, वो भी वही बनेगी जो अभी आपने पढ़ रखी है। ठीक है ना। तो ये आपके पास में अंडर रूट में R स्क्वायर प्लस का L स्क्वायर, ये बार फ्रेम चेक करें। चलो ठीक है, दोबारा यहाँ पे लिखे चलूँ इसी प्रकार से, चलो यहाँ पे लिखा हूँ मैं इसी समकोण त्रिभुज, और त्रिभुज कौन सा तुम्हारे पास में COB है या BOC बोल लो, BOC से। तो यहाँ पे तुम्हारे पास में जो BC है उसकी लंबाई कितनी रहेगी, अंडर रूट में R स्क्वायर प्लस का L स्क्वायर। ठीक है। तो देखो, ये अपने पास में डिस्टेंस निकल के आ गई। अब भाई अपन यहाँ से आगे देखो डेरिवेशन करेंगे, तो उससे पहले चलो डेरिवेशन स्टार्ट कर लेते हैं। तो बिंदु आवेश के कारण E का फॉर्मूला क्या होता है तुम्हारे पास में, KQ/R²। ठीक है। चलो जी, अब चलो यहाँ से करेंगे अपन, देखते हैं जैसे जैसे मैं फॉलो अप कर रहा हूँ उसी तरह से आपको भी ये फॉलो करना है। ठीक है।
तो चलो ठीक है, देखो यहाँ पे तो सबसे पहले अपन देख रहे हैं भाई माइनस क्यू आवेश के कारण वैल्यू क्षेत्र, तो माइनस क्यू आवेश के कारण वैल्यू क्षेत्र। तो माइनस क्यू आवेश के कारण वैल्यू क्षेत्र कैसे लिखा जाएगा, तो वही अपने पास में ई किसके लिए लिख रहा है अपन, माइनस क्यू की वजह से, माइनस क्यू के कारण लिख रहा है अपन, बराबर में के क्यू, तो भाई के तो के है, क्यू की जगह पे क्यू, भाई इसका परिमाण क्यू ही है। उसके बाद आर की जगह पे डिस्टेंस आएगी, तो डिस्टेंस तुम्हारे पास में ये वाली डिस्टेंस कौन सी है तुम्हारे पास में, आर स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर। ऐसी भाई ये वाली डिस्टेंस भी तुम्हारे पास में कौन सी है, अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर, ठीक है ना। तो भाई यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस क्या बन गई तुम्हारे पास में, आर अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर, तो अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर। और भाई यहाँ पे तुम्हें पता है कि पहले से स्क्वायर लगा हुआ है, तो भाई इसके ऊपर भी क्या बन जाएगा, स्क्वायर। अच्छा, अगर स्क्वायर हटाओगे आप लोग तो यहाँ पे ई माइनस क्यू के कारण क्या आ जाएगा, के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर, ठीक है ना। स्क्वायर से अंडर रूट खत्म हो गया तुम्हारा। तो भाई ये तुम्हारे पास में मान के चलो, हाँ चलो ई माइनस क्यू देखिए आ गया, ठीक है। अब अपन देख रहे हैं प्लस क्यू के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण वैल्यू क्षेत्र, आवेश के कारण वैल्यू क्षेत्र, ठीक है। तो देखो यहाँ पर प्लस क्यू के कारण सेम टू सेम वही है, तो भाई के है, देखो परिमाण इसका भी क्यू है। उसके बाद में आर स्क्वायर की जगह पे क्या आएगा, अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर, तो भाई हो गया अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर, वही इसका लिखना है आपको होल स्क्वायर, ठीक है ना। अगर मैं इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाऊँ तो आगे बढ़ाने पर ए मेरे को प्लस क्यू के कारण क्या मिल जाएगा कि देखो स्क्वायर से अंडर रूट खत्म हो जाएगा, तो ये भी हो जाएगा तुम्हारे पास में के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर, ठीक है ना। इस तरह से देखो आप यहाँ पे एक चीज नोटिस कर सकते हो कि भाई साहब बी बिंदु पर जितनी वैल्यू क्षेत्र की तीव्रता माइनस क्यू के कारण है उतनी ही किसके कारण है, प्लस क्यू के कारण है, ठीक है ना। पर आप देखो अब यहाँ से आगे कहानी में ट्विस्ट है, ट्विस्ट ये है कि भाई साहब देखो ये जो है अपने पास में बिंदु जो मतलब जो अपना जो वेक्टर बन के आ रहा है भाई वो बिल्कुल सीधा पॉइंट नहीं है अपने पास में, ठीक है ना। बिल्कुल सीधी मतलब दूरी नहीं है अपने पास में। अगर सीधी दूरी नहीं है तो भाई साहब अपने को यहाँ पे वेक्टर क्या करनी पड़ेगी, घटक करने पड़ेंगे। घटक करने से पहले अपन इसके और इसके वैल्यू क्षेत्र की डायरेक्शन निकाल लेते हैं कि वैल्यू क्षेत्र की डायरेक्शन किस तरह से निकलने वाली है। देखो माइनस क्यू के कारण अगर यहाँ पे देखो तो माइनस क्यू की ओर बनेगा तुम्हारा वैल्यू क्षेत्र, सबको पता है माइनस क्यू की ओर होता है, तो भाई ये तुम्हारे पास में हो गया ई माइनस क्यू के कारण, ठीक है ना। प्लस से दूर होता है तो इसी लाइन पे जाएंगे अपन, दूर की ओर निकाल देंगे ऐसे करके, तो ये हो गया तुम्हारे पास में ई, और किसके कारण हो गया, प्लस क्यू के कारण, ई हो गया तुम्हारे पास में प्लस क्यू के कारण। अब देखो इनके बनाने कंपोनेंट, ठीक है। तो देखो यहाँ पर मैंने इसके लिए मतलब इस तरह से मैंने अक्ष बना दिया ऐसे करके, ये बन गया मेरा अक्ष। ऐसे इसका भी अक्ष ऐसे ऊपर से नीचे की ओर बिल्कुल आ सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब देखो यहाँ पे देखो इसका देखो जेड बन रहा है, जेड बना है तो इसका मतलब ये कि ये वाला एंगल क्या होगा, थीटा होगा, तो भाई ये वाला एंगल है तुम्हारे पास में थीटा। अगर ये वाला एंगल थीटा है तो भाई ये वाला एंगल भी क्या होगा तुम्हारे पास में थीटा होगा, ऐसे करके। भाई देखो जेड ऐसे यहाँ पर भी बन रहा है इस तरह से, तो भाई ये भी थीटा है, तो इसका मतलब ये भी क्या बनेगा, थीटा बनेगा। अच्छा जी, अगर ये थीटा बना है तुम्हारे पास में तो भाई देखो यहाँ से आगे क्या होगा कि देखो थीटा की तरफ वाला जो कंपोनेंट है वो होता है कोस, और थीटा का उल्टा क्या होता है, साइन होता है। तो भाई देखो यहाँ पे अगर इसके लिए अपन देखें, चलो मैं इसके लिए यहाँ पे लाइन बना दे रहा हूँ, इस बी पॉइंट को मैं कहाँ पे लिख दूँ, इस बी पॉइंट को मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ इस जगह पे, ठीक है ना। भाई ये बी पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है, चलो ठीक है। अब देखो भाई थीटा प्लस क्यू के कारण थीटा की तरफ कॉस, तो मतलब इसी वाली लाइन पर आपको क्या मिलेगा, ई मिलेगा प्लस क्यू कॉस थीटा, ठीक है ना। बेटा थीटा के कारण माइनस क्यू के कारण मतलब इसके लिए भी देखें तो थीटा की तरफ क्या बनेगा, इसी लाइन पे क्या मिलेगा, इसका कॉस मिलेगा, तो ये हो गया तुम्हारे पास में ई माइनस क्यू कॉस थीटा, इसी सेम लाइन पे मिल रहा है तुम्हें, ठीक है। अब देखो भाई थीटा के अपोजिट, तो भाई इसके लिए देखें तो भाई थीटा के अपोजिट ये वाली लाइन, तो भाई यहाँ पे तुम्हें क्या मिलेगा, ई प्लस क्यू साइन थीटा। ऐसे बेटा इसके लिए देखें तो भाई थीटा के अपोजिट मतलब इस वाली लाइन पे आपको क्या मिलेगा, ई माइनस क्यू साइन थीटा, ऐसे करके। अब देखो भाई ये वाला वेक्टर नीचे की ओर है, ये वाला वेक्टर ऊपर की ओर है, तो भाई ये वाले दोनों वेक्टर आपस में क्या होंगे, कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है ना। अच्छा क्यों कैंसिल हो जाएंगे, देखो दोनों के एंगल सेम दिख रहे हैं, और ई माइनस क्यू अभी आपने देखा कि ई माइनस क्यू की वैल्यू किसके बराबर है, ई प्लस क्यू के बराबर है, तो भाई यहाँ पे ये दोनों कैसे हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे तुम्हारे पास में। तो भाई चलो बोलते हैं ई माइनस क्यू साइन थीटा और ई प्लस क्यू साइन थीटा
परिमाण में समान, समान परिमाण, समान परिमाण और विपरीत दिशा में है, दिशा में है, इसलिए परस्पर निरस्त हो जाएंगे, परस्पर निरस्त हो जाएंगे, मतलब कैंसिल हो जाएंगे भैया ना, निरस्त हो जाएंगे। दोनों में अगर कोई अंतर होता तो वही कोई ना कोई एक वेक्टर का जो भाग है वो बच जाता अपने पास में, तो निरस्त हो जाएंगे। जैसे अपन पहले वाले में देखा था, तो वहाँ पे अपना क्या था कि भाई प्लस के कारण अपनी जो वैध क्षेत्र की वृद्धि वो ज़्यादा थी और माइनस के कारण कम थी, तो ज़्यादा वाले में से कम वाले को अपन क्या करते हैं माइनस, ठीक है ना। तो भाई वहाँ पे अगर दोनों के मान बराबर होते भाई वो भी क्या हो जाते, कैंसिल हो जाते, निरस्त हो जाते भाई। तो देखो यहाँ पे अपने पास में ये दोनों कैंसिल हो गए। अब दो इस वाले कंपोनेंट को देखा भाई, तो यहाँ पे देखो ये दोनों कंपोनेंट आपस में बेटा क्या हो रहा है, जुड़ रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं बोलूँ कि ई प्लस क्यू कॉस थीटा और ई माइनस क्यू कॉस थीटा समान दिशा में, समान दिशा में होने के कारण जुड़ जाएंगे, ठीक है ना। तो बेटा कहने का मतलब ये कि भाई प्रभावी वैद्य क्षेत्र कौन सा अपने पास में, ये वाला प्रभावी वैद्य क्षेत्र है भाई, ये तो कैंसिल होने वाला वैद्य क्षेत्र, तो ये हो गया तुम्हारे पास में प्रभावी वैद्य क्षेत्र। तो भाई यहाँ पर तुम्हारे पास में ई नेट क्या निकल के आएगा, या ई नरच बोले दे रहा है, ई नरच क्या निकल के आएगा तुम्हारे पास में, ई नरच निकल के आएगा तुम्हारे पास में 2। अब देखो इसके बाद चलो यहाँ से आगे एक बात बोलूँ, देखो अपने को पता है भाई ई माइनस क्यू और ई प्लस क्यू दोनों बराबर है, तो भाई मैं दोनों को मतलब ई के नाम से बोल सकता हूँ, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे ये काम कर रहा हूँ कि चित्र से क्या दिखा रहा था मैं, चित्र से ई माइनस क्यू, एक बार फ्रेम चेक कर लें। चलो ठीक है दिख रहा है। तो चित्र से मैं बोले दे रहा हूँ यहाँ पे कोई मेरे पास में जो ई माइनस क्यू है वो बराबर है ई प्लस क्यू के, और मैं दोनों को ही मैं ई बोल सकता हूँ, मतलब इसको भी ई बोल सकता हूँ, इसको भी ई बोल सकता हूँ मैं, ठीक है ना। तो चलो यहाँ तक ऐसा करो, आप इसकी छोड़ ले लो फटाफट से, और फिर मैं इसको इस वाली साइड को मैं साफ करूँगा, मैं इसको फिर यहाँ से आगे सॉल्व करूँगा इसको, ठीक है। करो फटाफट। चलो आ जाओ देखो, चलो ठीक है। तो देखो यहाँ पे अपने पास में प्रभावी वैद्य क्षेत्र है ना, तो प्रभावी वैद्य क्षेत्र, इसको मैं ई नरच बोले दे रहा हूँ, ठीक है ना, क्योंकि नरच पे तो निकाल रहे हैं, तो ई नरच बोले दे रहा था। तो प्रभावी वैद्य क्षेत्र क्या बनेगा तुम्हारे पास में, ई माइनस क्यू कॉस थीटा, ई माइनस क्यू कॉस थीटा प्लस का ई प्लस क्यू कॉस थीटा। अब भाई मैंने बोल दिया कि ई माइनस क्यू ई प्लस क्यू दोनों बराबर हैं, दोनों को मैं ई बोल सकता हूँ, तो भाई इसकी जगह पर मैं ये लिख दे रहा हूँ, इसकी जगह पर मैं क्या लिख दे रहा हूँ ई। तो तुम्हारे पास में ई नरच क्या हो जाएगा, ई नरच बराबर हो जाएगा तुम्हारे पास में ई कॉस थीटा प्लस का ई कॉस थीटा। तो भाई यहाँ पे 2 ई कॉस थीटा हो गया, तो भाई ई नरच बराबर क्या हो गया तुम्हारे पास में, ई नरच बराबर हो गया तुम्हारे पास में क्या बोलते हैं 2 ई कॉस थीटा, 2 ई कॉस थीटा, ठीक है ना। अब यहाँ से आगे काम करते हैं। देखो अभी तक अपन ने कोई इक्वेशन वगैरह कोई बोली नहीं थी, तो ऐसा करना कि आप जो मतलब सबसे पहले आप जो इक्वेशन लाई थी ई माइनस क्यू के कारण वाली, उसको आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट बोल देना, ठीक है ना। जो ई माइनस क्यू वाली जो इक्वेशन थी उसको आप क्या लिख दोगे, फर्स्ट इक्वेशन लिख दोगे यहाँ पे ऐसे करके, ई जो माइनस क्यू वाला था उसकी वैल्यू क्या रहती है के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर, ठीक है ना। तो आप इसको बोल देना इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, तो ये तुम्हारे पास में इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगी, सेकंड है, ठीक है ना।
तो अपन एक काम कर रहे हैं भाई, अपने को पता है कि यहाँ पे ए की वैल्यू रखनी है, तो ए की वैल्यू लिखने का मतलब या तो ए माइनस क्यू की वैल्यू रखो या फिर ए प्लस क्यू की वैल्यू रखो। तो इस बार इसका मतलब है कि ए की रेपिटा में इस वाली वैल्यू को पुट आउट करूँगा मैं। तो इक्वेशन फर्स्ट का मान इक्वेशन सेकंड में रखने पर तो ये रखा है यहाँ पे आपने। तो ये हो गया तुम्हारे पास में ई निरच इक्वल टू 2 गुणा के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर। ये चल रहा है आपका इस तरह से। उसके बाद में यहाँ पे आ गया कॉस थीटा। अब देखो अपन क्या करेंगे, इस डायग्राम से अपन कॉस थीटा को सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम बोल रहे हैं ये इक्वेशन नंबर 3 है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर कॉस थीटा देखें, तो भाई कॉस थीटा बराबर क्या होता है तुम्हारे पास में, कॉस थीटा बराबर चित्र से कॉस थीटा बराबर क्या होता है तुम्हारे पास में आधार अपॉन में कर्ण, ठीक है ना। तो यहाँ पे आधार देखे तो आधार क्या तुम्हारे पास में एल, और कर्ण देखे तो कर्ण तुम्हारे पास में ये है। तो ये हो गया तुम्हारे पास में आधार अपॉन में कर्ण। तो भाई आधार के कर्ण तुम्हारे पास में एल है और कर्ण तुम्हारे पास में क्या अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर, ठीक है ना। इसको बोल रहे हैं इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन 4 का मान थर्ड में रख दो। इक्वेशन फोर्थ का मान इक्वेशन थर्ड में रखने पर देखो भाई रखा है यहाँ पर थर्ड में। तो देखो यहाँ पर तुम्हारे पास में क्या हो जाएगा, ई निरच इक्वल टू 2 गुणा के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे आएगा तुम्हारे पास में एल अपॉन में अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर, ठीक है ना। ये पूरा अंडर रूट में चल रहा है। अब भाई अंडर रूट में लिखने का मतलब क्या है कि इसकी पावर आधी है। तो भाई देखो एक पावर ये रही आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की, और आधी ये रही, तो मतलब 1.5 पावर बन गई। 1.5 पावर बोलने का मतलब है कि 3/2 बन गया यहाँ पे पावर, ठीक है ना। तो इसको मिला के लिखना है अपने यहाँ पे, इसको साफ करते हैं यहाँ से। तो ये हो गया जाएगा तुम्हारे पास में ई निरच इक्वल टू, अब देखो यहाँ पे एक काम कर रहे हैं, इस 2 को एल के साथ में लिख देंगे। तो यहाँ पर हो गया के क्यू इंटू में 2l अपॉन में एक पावर ये रही, आधी पावर ये रही आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की। तो वही हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर की पावर 3/2, ठीक है। अच्छा ये अब यहाँ से आगे क्या करें, देखो यहाँ से आगे ऐसा करो, फटाफट से इसका फिर दोबारा से स्क्रीनशॉट ले लो और फिर मैं अगली बार इसको पूरे को साफ करूँगा मैं, ठीक है ना। जल्दी करो। नहीं चलो ठीक है। अब देखो यहाँ पे कर रहे हैं अपन चलो। तो भाई देखो क्यू इंटू 2l क्या हो जाएगा, 2 0 भागो बोले तो पी। तो यहाँ पे अपन लिखेंगे ई निरच इक्वल टू, ये हो गया तुम्हारे पास में के पी अपॉन में भाई ये हो गया तुम्हारे पास में आर स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर की पावर 3/2। अब देखो भाई यहाँ पे देखो रियल में तो फॉर्मूला यही है, पर तुम्हें पता भाई यहाँ से आगे कंडीशन आती है। कंडीशन कौन सी है कि अपना जो आर है वो एल से काफ़ी बड़ा हो, मतलब द्विध्रुव की जो लंबाई है माइनस क्यू से लेकर प्लस क्यू तक की जो दूरी है वो काफ़ी कम हो, किसके रिस्पेक्ट में, आर की तुलना में काफ़ी कम हो। तो अपन यहाँ बोलते हैं कि आर जो है वो मच ग्रेटर देन एल है, तब एल को नगण्य करने पर, तो ये एल को अगर आपने नगण्य कर दिया तो भाई यहाँ पे तुम्हारे पास में ई निरच क्या बनेगा, ई निरच बराबर रहेगा तुम्हारे पास में के पी अपॉन में आर स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर आर स्क्वायर की पावर 3/2। भाई एल तो नगण्य हो गया, ठीक है, 3/2। पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई होती है, तो इसका मतलब बेटा ये 2 से ये वाला तो खत्म हो जाएगा। तो भाई लास्ट में तुम्हारे पास में ई निरच क्या बन के आएगा, ई निरच बन के आएगा तुम्हारे पास में के पी अपॉन में आर क्यू। भाई ये होता है तुम्हारे पास में फॉर्मूला जो आपको ज़्यादातर देखने के लिए मिलता है, ठीक है ना। तो चलो मैं इस वाली साइड को साफ कर रहा हूँ, मेरे काम की बातें आएंगी। अब देखो बच्चों आपने पढ़ा क्या था, आपने भाई ये पढ़ा था कि जो अपना ई अक्ष होता है, अच्छा इसकी डायरेक्शन की बात करें तो यहाँ पे बोले अपन ई निरच की दिशा, ई निरच की दिशा। तो बेटा ध्यान रखना है इसकी जो दिशा है वो हमेशा प्लस क्यू से माइनस क्यू की ओर होती है भाई,
और अक्ष वाले में कौन सी थी, इसके रिवर्स थी, माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर, जबकि यहाँ पे इन अक्ष वाले में प्लस क्यू से माइनस क्यू की ओर वैल्यू क्षेत्र के साथ, ठीक है ना। अच्छा जी, अब देखो यहाँ से आप आगे अपन ने क्या पढ़ा था कि हम जानते हैं, मतलब आपसे अगर ये पूछ ले तो मतलब आपको आगे वाली चीज़ बता रहे हैं थोड़ी सी, हम जानते हैं, क्या जानते हैं भाई, ई एच क्या होता है तुम्हारे पास में, कल अपन ने जो फॉर्मूला निकाला था, जो पहले लेक्चर में अपन ने जो फॉर्मूला निकाला वो क्या था तुम्हारे पास में, 2kp अपॉन में आर क्यू था कि नहीं। अब जो kp अपॉन आर क्यू तुम्हें क्या दिख रहा है, इन एच होता है भाई, देखो ये रहा यहाँ पे इन एच बराबर क्या होता है, kp अपॉन आर क्यू। तो भाई मैं इस kp अपॉन में आर क्यू की जगह पे मैं लिख देता हूँ इन एच, तो भाई ई एच बराबर क्या हो गया तुम्हारे पास में, ई एच बराबर हो गया 2 गुणा इन एच। तो बेटा आपसे बोर्ड में मतलब पेपर में कई बार बेटा यही पूछ लिया था कि भाई सिद्ध कीजिए कि जो ई एच है मतलब अच्छे में वैल्यू शक्ति बता और एच के वैल्यू शक्ति बता के 2 गुनी होती है। लेकिन भाई यहाँ पे ये भी प्रूफ हो रहा है, ठीक है ना, इस तरह से। तो ये बात आपको ध्यान रखनी, फटाफट से आप इस स्क्रीनशॉट में फिर बेटा आगे करेंगे अपन। चलो जी, ठीक है। अब यहाँ से आगे बेटा अपना जो टॉपिक है वो है द्विध्रुव का बलागुण, ठीक है ना। ध्यान समझना, अच्छा टॉपिक है और तुम्हें मजा भी आएगा, ठीक है ना। डायग्राम वगैरह जैसे ही मैं बना रहा हूँ, जैसे मैं सारी चीज़ों को समझा रहा हूँ, आप भी उसी तरह से समझते जाएं, ठीक है ना। चलो तो देखो यहाँ पे हेडिंग लगा दो, एक समान और वैल्यू क्षेत्र में द्विध्रुव और बलागुण ठीक है ना। अब देखो ये बलागुण अपन निकालने आना है, बलागुण बोलते टाउ, बलागुण का नोटेशन क्या होता है भाई, टाउ होता है ना, बिगड़ा हुआ टी। तो भाई एक समान वैल्यू क्षेत्र, तो मैंने यहाँ पे वैल्यू क्षेत्र बनाया, देखो वैल्यू क्षेत्र मेरे पास में ये बन के आ गया कि ये है मेरे पास में वैल्यू क्षेत्र। मैं काफ़ी सारे वैल्यू क्षेत्र रेखा यहाँ पे बना दे रहा हूँ, ऐसे ऐसे करके, एक समान है, हर जगह पर बिल्कुल यूनिफॉर्म है, किसी कहीं पर भी किसी पॉइंट पर कोई भी गड़बड़ी नहीं, हर एक पॉइंट पर वैल्यू क्षेत्र की वैल्यू कैसी है, सेम है, ठीक है ना, ऐसे करके। ये मेरे पास में वैल्यू क्षेत्र रेखा है। मैंने बड़े यहाँ पे एक मतलब द्विध्रुव बनाया, तो मैंने थोड़े से एंगल पे ले रखा है ऐसे करके, ठीक है ना। चलो ये हो गया मेरे पास में द्विध्रुव। यहाँ पे मेरे पास में माइनस क्यू चार्ज है और यहाँ पे मेरे पास में प्लस क्यू चार्ज है। अच्छा वैल्यू क्षेत्र की दिशा कौन सी है, ये वाली है, मतलब इधर क्यों जा रहा है तुम्हारा वैल्यू क्षेत्र, ठीक है ना। अब देखो भाई ये जो वैल्यू क्षेत्र में अगर मैं जैसे मतलब इसको किसी कोण पर रखता हूँ, ये कोण मैंने मान लिया थीटा है, ठीक है ना, किसी कोण पर भाई मैं इसको रखता हूँ, तो भाई ये जो वैल्यू क्षेत्र है प्लस के चार्ज पर अपनी दिशा में बल लगाता है और माइनस के चार्ज पर अपने विपरीत दिशा में बल लगाता है। तो प्लस के चार्ज पर दिशा में बल लगाएगा, कोई वैल्यू क्षेत्र द्वारा लगाएगा, बल का फॉर्मूला क्या होता है, तो जैसे अपन ने पढ़ रखा है ई बराबर क्या होता है तुम्हारे पास में एफ अपॉन में क्यू, है ना। बिंदु आवेश के कारण वैल्यू क्षेत्र जो पढ़ रहे थे उससे सबसे पहले मतलब स्टार्टिंग अपनी वैल्यू क्षेत्र की यहीं से होती थी। तो भाई यहाँ से एफ बराबर क्या हो जाएगा तुम्हारे पास में, एफ बराबर हो जाएगा बेटा ई क्यू या क्यू ई, कैसे भी बोलते हैं, ठीक है ना, यू क्यू बोलो या फिर क्यू ई बोलो। तो ये तुम्हारे पास में होता है वैल्यू क्षेत्र द्वारा लगाया गया बल, ठीक है ना। तो भाई देखो यहाँ पे इधर क्यू लगेगा तुम्हारे पास में, मतलब प्लस का लगाता है अपनी डायरेक्शन में, तो ये होगा तुम्हारे पास में क्यू ई प्लस के कारण क्यू ई, ठीक है ना। और इधर लगेगा तुम्हारे पास में क्यू ई और ये बेटा ये किसके कारण लगेगा तुम्हारे पास में, माइनस क्यू के कारण लगेगा, ठीक है ना। अब देखो यहाँ से आगे अपन यहाँ पे बल आगमन का फॉर्मूला देखें, तो बल आगमन बराबर क्या होता है तुम्हारे पास में, बल आगमन। अच्छा बल आगमन का मतलब क्या तुम्हें पता है, मतलब ये जो बेटा जो वैल्यू क्षेत्र है ना, बेटा इस तरह से बल लगाएगा कि इसको मतलब वैल्यू क्षेत्र द्वारा जो लगाया गया जो बल है बेटा वो इस वैल्यू ध्रुव को इसकी दिशा में लाने का प्रयास करता है, मतलब ये जो ऐसे रखा हुआ है इसको बिल्कुल ऐसे घुमाने का प्रयास करेगा, भाई इस तरह से हो जाए, इसकी तरह से, ठीक है ना, जैसे वैल्यू क्षेत्र की डायरेक्शन उसी तरह से हो जाए। तो इस वजह से बेटा यहाँ पर क्या लगा बल आगमन, तो बल आगमन टाउ बराबर बेटा फॉर्मूला क्या होता है, मतलब यहाँ पर कोई सा भी आपको बल लेना है, बल इंटू बलों के मध्य लंबवत दूरी बोलो या बलों की क्रिया रेखा बोलो। क्रिया रेखा का मतलब भाई ये वाला बल इस वाली क्रिया रेखा पर काम कर रहा है, ये वाला बल इस वाली क्रिया रेखा पर काम कर रहा है, ठीक है ना। चलो मैं पूरी लाइन लिख रहा हूँ, बलों की क्रिया रेखाओं के मध्य लंबवत दूरी। तो भाई लंबवत दूरी बोले तो भाई देखो एक क्रिया रेखा ये रही, दूसरी क्रिया रेखा ये रही, भाई इन दोनों के बीच लंबवत दूरी मतलब ये वाली दूरी, तो मतलब मेरे काम आएगी बेटा ये वाली दूरी, ठीक है। अब यहाँ से एक काम करते हैं भाई, इसको नाम देते हैं, ये मेरे पास में ए, ये वाला पॉइंट मेरे पास में ए है,
ये वाला पॉइंट मेरे पास में बी है, ये वाला पॉइंट मेरे पास में सी है, ठीक है ना। अब भाई मेरे को ये वाली दूरी चाहिए, तो भाई ये वाला एंगल तुम्हें कितना दिख रहा है, 90 डिग्री दिखा कि 90 डिग्री दिख रहा है कि, तो ये मेरे काम में ये वाली दूरी आने वाली है, ठीक है ना। तो भाई चलो यहाँ से इस फॉर्मूले को लेकर टाउ बराबर कोई सा भी एक बल एफ इंटू बलों की क्रिया रेखाओं में लंब दूरी, तो भाई लंब दूरी क्या है तुम्हारे पास में BC, ठीक है ना, BC। तो ये सबसे पहले मेरा काम रहेगा भाई बी निकालो, मतलब सॉरी एफ निकालो, फिर उसका BC निकालो, ठीक है ना। तो एफ के लिए तो देखो भाई एफ के लिए अपन क्या करेंगे, ए बराबर कहाँ पर करें, तो इधर करते हैं। हाँ चलो ये मेरे पास में पहले से लिखा हुआ है, थोड़ी सी हेल्प मिल गई। तो ए बराबर एफ अपन क्यू से, एफ बराबर क्या हो जाएगा EQ, ठीक है ना। तो बेटा ये हो गया तुम्हारे पास में एफ बराबर EQ होता है। तो ये भाई तुम्हारे पास में किसके कारण है, बोल देते हैं कि -Q के कारण। चलो थोड़ी देर के लिए कर देते हैं कि -Q आवेश पर बल, तो भाई हुआ है F - Q पर E × Q, ठीक है ना। ऐसे ही +Q पर बल, +Q आवेश पर बल, तो बेटा ये वाला बल क्या रहेगा तुम्हारे पास में F + Q के कारण, वो रहेगा E, और ये भी क्या है EQ, ठीक है ना। अभी देखो आपको कोई सा भी एक बल चाहिए, इसमें दोनों बल तो सेम है, तो आप बल की जगह क्या लिख दोगे, EQ लिख दोगे, ठीक है ना। तो चलो मैं यहाँ पे इसको बोल रहा हूँ, ये है अपने पास में इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। अब देख रहे हैं अपन समकोण त्रिभुज किससे, ACB से, समकोण त्रिभुज ACB से। तो भाई ACB से इसको सॉल्व किया, तो देखो यहाँ पे तुम्हारे पास में क्या बोले हैं, तो यहाँ से साइन थीटा ले लेते हैं इसका, है ना, साइन थीटा लेते हैं। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है तुम्हारे पास में, साइन थीटा बराबर लंबवत क्या होता है, कर्ण, ठीक है ना। तो लंब क्या है तुम्हारे पास में, लंब है तुम्हारे पास में BC, और कर्ण है तुम्हारे पास में कौन, बोले तो AB। अच्छा देखो मैंने यहाँ पर लंबाई लेते हैं भाई, इसकी लंबाई 2 है, जो की लंबाई जो अपन बोलते हैं वही है भाई 2 है, ठीक है ना। तो भाई यहाँ पे क्या हो गया तुम्हारे पास में लंब अपॉन कर्ण, लंब अपॉन में कर्ण, तो ये लंब क्या है तुम्हारे पास में, लंब है तुम्हारे पास में BC, और कर्ण क्या है तुम्हारे पास में, कर्ण तुम्हारे पास में 2 है, ठीक है ना। अब भाई देखो यहाँ से BC निकालने जाएंगे तो भाई 2L इसके साथ साइन थीटा के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो BC बराबर क्या हो जाएगा तुम्हारे पास में 2L साइन थीटा, ठीक है। अब देखो इसको बोले दे रहे हैं, ये मेरे पास में इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, ये मेरे पास में इक्वेशन नंबर सेकंड है, और ये मेरे पास में इक्वेशन नंबर थर्ड है। सेकंड और थर्ड का मान फर्स्ट मार दो, इक्वेशन सेकंड और थर्ड का मान इक्वेशन फर्स्ट में रखने पर, ठीक है। तो भाई इक्वेशन फर्स्ट में अगर मैंने इसको रखा, तो भाई देखो यहाँ पर तुम्हारे पास में टाउ इक्वस टू ये क्या हो जाएगा, एफ की जगह पे आएगा ये EQ, तो भाई हो गया तुम्हारे पास में EQ इंटू में, अब भाई यहाँ पे BC की जगह पे कौन आएगा तुम्हारे पास में, BC की जगह पे आएगा 2L साइन थीटा, ठीक है। अब देखो भाई यहाँ पे Q × 2L क्या होता है, द्विध्रुवानुपात होता है, तो यहाँ से इसको रिप्लेस कर दो, तो टाउ इक्वस टू क्या हो जाएगा तुम्हारे पास में, टाउ बराबर हो जाएगा P को, बेटा P आता है पहले, है ना, मतलब इसके टाउ की डायरेक्शन की वजह से बेटा P आता है पहले, उसके बाद में होता है तुम्हारे पास में E, उसके बाद में लास्ट में होता है तुम्हारे पास में साइन थीटा। भाई डायरेक्शन के भाई अगर कोई, अब देखो बेटा ये जो है ना वेक्टर क्वांटिटी होती है, कैसी राशि है, सदिश राशि है। तो चलो इसके लिए मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, साइड में मेरे पास में जगह है, तो मैं उस जगह का यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, ऐसे करके। टाउ बेटा एक सदिश राशि, देखो यहाँ पे आपको पता पड़ा P और E का वही गुणा हो रहा है, और यहाँ पे एंगल आ रहा है साइन थीटा। तुम्हें पता है साइन थीटा किसमें आता है, सदिश गुणांक के फॉर्मूले में आता है, तो इसका मतलब एक सदिश राशि है। तो भाई टाउ वेक्टर को मैं क्या लिख सकता हूँ, टाउ वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा तुम्हारे पास में P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर, ठीक है ना जी। भाई इसका वेक्टर फॉर्म में लिखने का तरीका है, ठीक है ना। अच्छा अब देखो तुम्हें टाउ की डायरेक्शन निकालनी, तो भाई यहाँ पे तुम्हें पता है सदिश गुणनफल में डायरेक्शन कैसे निकाली जाती है कि पहले वाले वेक्टर की दिशा में आप उंगलियों करते हो और दूसरे वाले वेक्टर की दिशा में आप इनको घुमा देते हो। तो आपको अंगूठा क्या बताता है, टाउ की डायरेक्शन बताता है। जैसे कि आपके पास में ये है, तो भाई आपने मतलब इसकी P की डायरेक्शन, तो P की डायरेक्शन कहाँ से रहती है, -Q से +Q की ओर होती है। तो ये आपने उंगलियां कर दी P की डायरेक्शन में, बंद करेंगे वैल्यू क्षेत्र, तो वैल्यू क्षेत्र आपको सामने की ओर दिख रहा है, तो आपने ऐसे बंद किया, तो भाई अंगूठा कहाँ पर गया, अंदर की ओर। तो इस तरह से निकाली जाती है। या फिर दक्षिणावर्ती पेज का नियम होता है, वही पेज है वो आप उसको दाएं तरफ घुमाते हैं, तो लास्ट में जाकर क्या होगा, वो अंदर इसके अंदर दस्ता चला जाएगा। तो भाई वो भी एक दक्षिणावर्ती पेज के नियम से निकाल लो, या फिर मतलब इस वाले में जो मैंने आपको उंगलियों के तरीके में बताया उस तरीके से निकाल दो। तो भाई ये तुम्हारे पास में वेक्टर फॉर्म है इसकी, और ये आपके पास में टाउ। अब देखो टाउ की स्थितियाँ देखें, स्थितियाँ
स्थिति बेटा कौन सी है? सबसे पहली स्थिति है कि मेरे पास में बेटा जो अपने पास में जो एंगल है, जो स्थिति बनती है एंगल के ऊपर, तो पहली स्थिति मेरे पास में है कि थीटा बराबर 0 डिग्री हो। थीटा बराबर 0 डिग्री होने का मतलब क्या है कि भाई ये वाला एंगल अगर बेटा 0 डिग्री होता है, इसका मतलब ये कि भाई ये जो ध्रुव है वो इसी की डायरेक्शन में इसके समांतर हो जाए। तो मैं यहाँ पर बोल दूँ कि द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र के समांतर है। तो इस कंडीशन में तुम्हारे पास में क्या बनेगा? टाउ इक्वल टू बेटा ये ध्यान से रख रहे हैं पी साइन 0 डिग्री। तो भाई साइन 0 होता है, तो बेटा यहाँ पर तुम्हारे पास में टाउ की वैल्यू कितनी होगी बेटा? 0, ठीक है ना। तो पहली स्थिति तुम्हारे पास में है कि अगर भाई आपके पास में थीटा बराबर 0 डिग्री है, या फिर अपन ये बोला कि द्विध्रुव जो है वो वैद्युत क्षेत्र के समांतर, तो बेटा उस समय उस पर बलागुण की वैल्यू कितनी रहेगी? 0 रहेगी, ठीक है ना। अब दूसरी स्थिति कौन सी है तुम्हारे पास में? पथ समांतर की स्थिति ले रहे हैं, थीटा बराबर 180 डिग्री, मतलब अपने द्विध्रुव है वैद्युत क्षेत्र की कैसा हो जाए? पथ समांतर। तो द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र के पथ समांतर है, ऐसे करके, ठीक है। तो यहाँ पे फिर से कर लो, टाउ इक्वल टू क्या होगा तुम्हारे पास में? पी साइन और 180 डिग्री, और साइन का 180 की वैल्यू कितनी होती है? 0। तो भाई यहाँ पर भी तुम्हारे पास में टाउ इक्वल टू क्या हो जाएगा तुम्हारे पास में? 0। तो इस कंडीशन में भी आपका बलागुण कितना निकल जाएगा? 0 निकल के आएगा, ठीक है ना। थर्ड स्थिति देखो बेटा, तीसरी वाली स्थिति तुम्हारे पास में क्या बनती है? थीटा बराबर मैंने लिख लिया आपके पास 90 डिग्री, मतलब बेटा जो द्विध्रुव है वो कैसा हो जाए? वैद्युत क्षेत्र के लंबवत हो जाए। द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र के लंबवत है, ठीक है ना। तो यहाँ पे टाउ बराबर क्या हो जाएगा तुम्हारे पास में? पी साइन 90 डिग्री। बेटा साइन 90 की वैल्यू होती है 1, तो भाई यहाँ पर तुम्हारे पास में टाउ बेटा क्या बन के आएगा? बेटा यहाँ पे टाउ फिर इसको बेटा बोलते हैं मैक्सिमम की कंडीशन, मतलब अधिकतम, और बेटा ये होती है मिनिमम कंडीशन। तो टाउ मैक्सिमम इक्वल टू क्या हो जाएगा तुम्हारे पास में? पी। तो भाई अगर किसी भी द्विध्रुव पर अगर अधिकतम बलागुण लगेगा तो किसके बराबर लगेगा? पी इंटू ई के बराबर लगेगा। और ये रहेगा बेटा तुम्हारे पास में मिनिमम की कंडीशन है भाई, यह तुम्हारे पास में मिनिमम बोले तो न्यूनतम, ठीक है बेटा। तो यहाँ तक आप फटाफट से स्क्रीनशॉट लें। हाँ तो बच्चों इस लेक्चर में केवल इतना ही है, इससे आगे का जो पार्ट है वो आपको मिलेगा अगले लेक्चर में। उम्मीद है आप लोगों को ये जो लेक्चर है आपको आपकी समझ में आया होगा और आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, अगर हमारी मेहनत अगर आपको अच्छी लग रही है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।